हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एम्स पैरामेडिकल के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई को होने वाला है। करीब करीब 2 सप्ताह आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो इन बचे हुए दिनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो मैं इस चैनल पे अब से लेके एग्ज़ाम तक डेली फिजिक्स केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जितना भी क्वेश्चन कराया जाए, कंसेप्ट बताया जाए, उन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। फिर आपको एग्ज़ाम आसान लगेगा 13 जुलाई को। तो डेली आपको 1 घंटा निकाल कर इस चैनल पे देना है और जितना क्वेश्चन कराया जाए सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है, समझना है। और इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। उसका लिंक कमेंट में हम दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन आपका दोनों फॉर्म में रहेगा, तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा जो है वो अनुचुंबकीय है। तो ये सारा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में अगर आपको पैरामैग्नेटिक पहचानना है तो आपको इलेक्ट्रॉन गिनना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है, विषम संख्या में, है ना, जैसे 5, 7, 11, 13, 15, जो 2 से ना कटे, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक्सेप्शन में 2 होता है, 10। अगर इलेक्ट्रॉन गिनने पर 10 आ रहा है या 16 आ रहा है तो ये भी हो जाता है पैरामैग्नेटिक। देखिए, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो तो निश्चित है कि पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन 2 आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है, ये कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं उस मॉलिक्यूल में, 10 आ रहा है और 16 आ रहा है, तो होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, है ना। जब भी कोई चार्ज नहीं होता है तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो C2 में अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक कार्बन के पास 6 तो 2 कार्बन के पास 12। N2 में गिनिएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन गिनना है, मास नहीं बताना है। B2 की बात करें तो एक बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। चूंकि बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 2 बोरोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये देखिए इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है, तो ये दोनों तो नहीं ही होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन भी इवन नंबर है, लेकिन अभी आपको बताएं कि 10 आए या 16 आए, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, B2 इज पैरामैग्नेटिक। वैसे ही आप O2 देखिए, O2 में इलेक्ट्रॉन गिनेगा तो 16 आएगा, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, है ना, चूंकि इवन नंबर में आ रहा है, लेकिन हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो B2 और O2 आपको ध्यान रखना है कि होना चाहिए था इनको डायमैग्नेटिक, हो जाता है पैरामैग्नेटिक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो आपको जानना है कि प्रोटोन किसको बोलते हैं। तो H प्लस को बोला जाता है प्रोटोन, और अल्फा पार्टिकल बोलते हैं He+2 को, है ना। हीलियम के ऊपर अगर +2 चार्ज रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। मास की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का मास 4 होता है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटोन से। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चूंकि अल्फा पार्टिकल पे आप देख सकते हैं चार्ज कितना है, +2, और प्रोटोन पे चार्ज +1 है। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये 2 गुना होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन के। तो ये रिलेशन इन दोनों में पता होना चाहिए। फिजिक्स में भी इसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि H/P होता है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट बाई मोमेंटम। बहुत सारा इसको एक्सपेंड करते जा सकते हैं हम लोग। अब मोमेंटम को लिख सकते हैं मास गुना वेलोसिटी। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो √2m/ke आ जाता है ना। चूंकि मोमेंटम बराबर होता है √2m/ke, या फिर आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। p जो क्या है जी, मोमेंटम है। तो p को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ब्रेक कीजिएगा तो √2m/ke आ जाएगा। अब इसी का रेशियो हमें बताना है, ऊपर में रखना है प्रोटोन को और नीचे में रखना है अल्फा पार्टिकल्स को। एच क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो उसको रेशियो में नहीं लेना रहता है। इसको आप ऐसे ही काट दीजिए, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही काट दीजिए।
क्वेश्चन में देखिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी छोड़ दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास का रेशियो लीजिएगा, आपको वेवलेंथ का रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है मास, तो नीचे में मास आएगा प्रोटॉन का और ऊपर में मास आएगा अल्फा पार्टिकल का। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता है कि 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ प्रोटॉन को ऐसे ही रहने दीजिए, एमपी से एमपी कट गया, √4 को बाहर निकालिएगा तो 2/1, तो रेशियो कितना आया 2:1। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला दिख रहा है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना रहता है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ रिएक्शन 2A + 3B + 5C मिलकर D + 4E बना रहा है, 16 मोल ऑफ A, 24 मोल ऑफ B एंड 30 मोल ऑफ C मिक्स टुगेदर, देन मोल ऑफ E फॉर्म्ड। हिंदी वाले अपने हिंदी में पढ़ के समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ A 2A + 3B + 5C मिलके बना रहा है D + 4E। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का है। लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्री दो कॉन्सेप्ट होता है। जब सारे रिएक्टेंट के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता हो, रिएक्टेंट क्या है, ए बी सी है। देखिए ए के बारे में पता है 16 मोल ऑफ ए, बी के बारे में पता है, सी के बारे में पता है। तो जब सारे के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट से। जब किसी एक के बारे में नहीं पता रहेगा, है ना, मतलब कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो वहां पर क्वेश्चन हम लोग स्टोइकोमेट्री के मेथड से बनाते हैं। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है और उससे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कैसे प्रोसेस के अनुसार चलिएगा, काफ़ी आसान होता है ये क्वेश्चन। शुरू में हम लोग इनिशियल मोल लिखते हैं। ए का इनिशियल मोल दिया हुआ है 16, बी का देखिए दिया हुआ है 24 और सी का आपको दिया हुआ है 30। अब रिएक्शन पर मोल लिखेंगे। रिएक्शन पर मोल लिखने के लिए जो भी आपको मोल दिया हुआ है शुरुआत में, उससे आपको कोएफिशिएंट से भाग देना रहता है। जैसे ए के आगे जो लगा है इसी को बोल रहे हैं कोएफिशिएंट, तो इससे आप भाग दे दिए तो 16/2। वैसे ही बी के लिए 24/में, बी के आगे क्या है जी 3, तो 3 से भाग देंगे। सी के लिए लिखेंगे तो 30/5 हो जाएगा। अब इसको आप कटा लीजिए, तो इसको कटाएंगे तो ये आएगा 8, इसको कटाएंगे तो ये भी 8 और ये 5 × 30। अब यहाँ पर जो भी छोटा नंबर दिखता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सी वाला। सी का मोल जो है सबसे कम आ रहा है, इसका मतलब सी इज LR। अगर हमसे सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पूछता है कि कौन है ABC में से, तो सी हो जाता है। लेकिन हमसे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि E का कितना मोल बनेगा। तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का यही फायदा होता है कि ये बताता है, अब इसी के हिसाब से जो है हर चीज काम होता है, हर रिएक्शन चलता है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। तो जितना लिमिटिंग रिएजेंट रहता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और जितना ये रहता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो D का 6 मोल बनेगा और E का 6 मोल बनेगा। लेकिन फाइनल मोल अगर आपको निकालना है तो बस कोएफिशिएंट से आपको गुना कर देना है। D के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 है, तो 6 × 1 इसका 6 मोल हो जाएगा। और E के लिए आगे इसका 4 लगा हुआ है, तो 4 से गुना कर दीजिए तो 6 × 4 = 24। मतलब फाइनल मोल जो है E का कितना बनेगा 24, और करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये जितने भी आपको मेंबर दिख रहे हैं ये सब सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड में आपका आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ऊपर से मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज जो है लगातार घट रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, सिंपल शब्दों में कहें तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। हालांकि इन सब में से नियोन का साइज जो है बड़ा हो जाता है, क्योंकि नियोन में कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता। साइज इसका बड़ा होता है लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन दो जगह एक्सेप्शन है ना। इधर से इधर जाइएगा तो लगातार जो है इस टाइप से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन एक्सेप्शन है दो जगह। एक्सेप्शन ध्यान रखने की है कि आपको एक छोड़ के क्रॉस लगाना रहता है। लिथियम को छोड़ के आप इन दोनों में क्रॉस लगा दीजिए, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्रॉस लगा दीजिए, उसके बाद आप सजा लीजिए। तो सबसे ज़्यादा नियोन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद होना चाहिए था ऑक्सीजन का, हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन को ऐसे ही रखिए,
इन दोनों में देखिए बेरिलियम बोरोन में होना चाहिए था, बोरोन का ज़्यादा हो जाएगा बेरिलियम, फिर बोरोन और सबसे कम लिथियम। मतलब 2 जगह एक्सेप्शन है और कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, एक बेरिलियम बोरोन में और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। तो अब आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑक्सीजन का ज़्यादा। देखिए ऑक्सीजन का जो है कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है नाइट्रोजन से। तो जहाँ भी आपको ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहा है नाइट्रोजन से, उसको आप ऐसे ही काट दीजिए, पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, तीसरा का चांस है, चौथा देखिए इसमें भी ऑक्सीजन को बोल रहा है नाइट्रोजन से ज़्यादा है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको आना चाहिए, है ना, आपको पूरा सोल्व करने का भी जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता था कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, उसी से ऑप्शन को फिल्टर करके हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है, ये गलत हो जाता है, ये ऑर्डर सही हो जाता है। फॉर लीनियर शेप एन एटम शुड हैव, एक एटम का जो है लीनियर शेप आ रहा है तो उसमें कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर होना चाहिए। तो 2 कंडीशन ऐसा होता है जब लीनियर शेप आपको देखने को मिलता है, एक बार बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो, वहां पर लीनियर शेप आपको मिलेगा। बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 3 हो, वहां पर भी आपको लीनियर शेप देखने को मिलता है। तो 2 बॉन्ड पेयर रहेगा, बिल्कुल ये सही है। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर रहे, 2 लोन पेयर रहे, ये एक चार्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। आई होप इस टाइम पे आपको याद होगा। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहता है तो ये लीनियर नहीं होता है, इसका शेप होता है एंगुलर, पेंट, या आप इसको बोल सकते हैं वी शेपेड, है ना। तीसरा देखो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, बिल्कुल पहला वाला भी लीनियर शेप देगा, तीसरा वाला भी लीनियर शेप, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होता है जब डेल्टा जी सिस्टम का, डेल्टा जी बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ये निगेटिव हो, लेस देन 0 कहने का मतलब निगेटिव, और डेल्टा एस, एस बोलते हैं एंट्रोपी, ये पॉजिटिव में हो, मतलब 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है ना, स्वतः प्रवर्तित, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो डेल्टा जी सिस्टम का यहाँ पर देखिए लेस देन 0, बिल्कुल ये होना चाहिए तब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। दूसरा अभी रहने दीजिए, तीसरा देखिए, तीसरा हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन, ये भी सही है, मतलब पहला भी स्पॉन्टेनियस का कारण है, तीसरा भी स्पॉन्टेनियस का कारण है, मतलब जब 2 ऑप्शन सही है इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो दूसरा अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें स्पॉन्टेनिटी को चेक करेंगे, मतलब ये दोनों अगर आपको पता है तब भी जो है हमारा आंसर आ जा रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, तो एक रिलेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी अगर निगेटिव है इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। देखिए डेल्टा एच के बारे में दिया हुआ है लेस देन 0, मतलब निगेटिव है, माइनस तो फार्मूला में ही है टी, और यहाँ पर डेल्टा एस देखिए क्या है जी, पॉजिटिव है, डेल्टा एस किस में है, पॉजिटिव में, तो माइनस डेल्टा एच, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब जो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा वो भी किस में आएगा, यहाँ पर माइनस में ही आएगा, निगेटिव में ही आएगा, और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब ही है कि प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, है ना। इसका मतलब तीनों जो है ये स्पॉन्टेनियस के लिए सही है, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। ये भी आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। देखिए 2 प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव को आप याद रख सकते हैं आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, मास और क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि मास और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव जो होता है ये मास एंड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आपको और ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है, ये एडिटिव नेचर का होता है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये नॉन एडिटिव होता है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 2 गो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए चेक करते हैं।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, बिल्कुल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है। हमसे गलत पूछ रहा है, ये सही है, ये नहीं होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर मास इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अभी बताएं, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, मास और क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। वेपर प्रेशर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर क्या है, एक प्रकार का प्रेशर ही है। अभी रहने दीजिए इसको, अगला ऑप्शन देखते हैं चौथा। प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखिए प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब फोर्स और एरिया जो है दोनों क्वांटिटी साइज मैटर पे डिपेंड करता है, और जो क्वांटिटी साइज मैटर पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दो गो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। इसका मतलब प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चौथा वाला भी सही है, चौथा भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या है, एक प्रकार का प्रेशर ही है, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ बोल रहा है एक्सटेंसिव, तो ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है कि फॉर अ रिएक्शन ए जो है वो बना रहा है 2B, केपी, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर के टर्म में, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इफ इनिशियली 4 atm ऑफ गैस ए इज प्रेजेंट देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए रिएक्शन बोल रहा है कि ए जो है ये बना रहा है 2B, दोनों गैस में है, मतलब दोनों का प्रेशर जो है हम लोग यूज करेंगे। तो केपी पहले आप इसका लिखिए, केपी कैसे लिखेंगे, केपी लिखा जाता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है ना, प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर हम लोग दोनों का यूज करेंगे। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और जो भी कोएफिशिएंट रखता है वो पावर में चला जाता है, बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए के आगे कुछ नहीं है तो उसको लिखो ना लिखो बराबर है। तो ये केपी इस टाइप से हम लोग इसका लिखेंगे, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर बताइए इक्विलिब्रियम पे। चलिए रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में इसका ए का 4 atm प्रेशर दिया हुआ है और ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जो है ये प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इसका लिख सकते हैं 4 माइनस, मान लेते हैं कि इसका पी मोल जो है रिएक्ट किया, पी नोट मोल, तो 4 माइनस पी नोट, और जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये बनेगा पी नोट, लेकिन जो कोएफिशिएंट रहता है उससे गुना कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पी नोट। अब ये जो है बी के लिए और ए के लिए आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आ गया, और मेनली जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इसमें जो प्रेशर लिख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम का ही प्रेशर है। तो अब इन दोनों को हम लोग पुट करते हैं इसमें, देखिए केपी, बी का जो है कितना प्रेशर आया इक्विलिब्रियम पे 2 पी नोट, लिख दीजिए 2 पी नोट, इसका स्क्वायर करना है तो इसका मतलब एक बार और लिख देते हैं 2 पी नोट, बटा में ए का जो है इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, ए का इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना आया 4 माइनस पी नोट, और केपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 atm, तो यहाँ पर हम केपी को लिख देते हैं 8। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आपको पी नोट आ जाएगा, इस पी नोट को इसमें पुट कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 चौके 32 माइनस 8 पी नोट बराबर ये हो जाएगा आपका 4 पी नोट का स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया है ना, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 पी नोट स्क्वायर प्लस 8 पी नोट माइनस 32 बराबर 0। 4 से आप सबको कटा लीजिए तो हो जाएगा पी नोट स्क्वायर, है ना, सबको 4 से कटा लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 2 पी नोट माइनस 8 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तो ये आएगा p माइनस 2 और एक आपका आएगा p माइनस p प्लस 4। तो 4 वाला तो वैल्यू नहीं हो सकता है, लेकिन p वाला जो है यहाँ पर बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब p नोट जो है उसका वैल्यू हमें इनको सोल्व करने पर मिला 2। अब इस पी नोट को इसमें आप पुट कर दीजिए, है ना, चूंकि हमें टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे निकालना है, तो पी टोटल हो जाएगा 4 माइनस पी नोट प्लस 2 पी नोट, 4 प्लस पी नोट हो जाएगा, और 4 प्लस पी नोट अभी हम देखिए कितना आया 2। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे सॉरी टोटल प्रेशर जो आया इक्विलिब्रियम पे वो कितना आया 6 atm, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको सोल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आप सोल्व कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। मध्यक्रम को ब्रेक करके यहाँ पर तोड़ा जाता है, क्लास 8-9 में आप इस इक्वेशन को पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द मोलर मास ऑफ FeS इज m
देन द इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS इन द रिएक्शन। एक यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें FeS है ना, आयरन सल्फाइड का आपसे इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है। इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास तो आपको FeS का दिया हुआ है m, लेकिन एन फैक्टर नहीं पता है, तो एन फैक्टर अगर हम निकाल लिए तो हमारा आंसर सोल्व हो गया। तो अब रिएक्शन में देखिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर निकालने का तरीका है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ उसी से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। सबका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। यहाँ पर आयरन +2 में है, सल्फर जो है -2 में है। यहाँ पर आयरन +3 में है ना, और यहाँ पे सल्फर जो है +4 में है। आप एक्स मान के निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो रहा है, आयरन के लिए चेंज करते हैं। +2 से कहाँ जा रहा है जी, +3 में, तो इसका एन फैक्टर कितना आया 1 है ना। 2 से 3 जा रहा है तो कितना का अंतर हो रहा है, 1 का, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा आयरन के लिए। लेकिन एक और है सल्फर, आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो दोनों का यहाँ पर एन फैक्टर निकालेंगे हम लोग, और फिर नेट एन फैक्टर दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा। तो सल्फर देखिए, सल्फर जो है -2 में है और यहाँ पे सल्फर +4 में है। -2 से +4 जा रहा है, कितना का चेंज, 6 का चेंज, तो एन फैक्टर इसके लिए आया 6। तो नेट एन फैक्टर जो है FeS के लिए आया है, Fe का 1 और सल्फर का जो है 6, तो 7 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाई एन फैक्टर, m बाई, और एन फैक्टर कितना आया 7, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 वाला, है ना। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के कीजिए। नहीं आ रहा है तो अच्छे से देखिए किस टाइप से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे। बोल रहा है ये फिनॉल है ना, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा रहता है इसको बोलते हैं फिनॉल। मेन है यहाँ पर रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेन खेल होता है रिएजेंट का। रिएजेंट आप पहचान गए तो आप आधा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करिए। फिनॉल में जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम होता है रीमर तिमान रिएक्शन। इसको बोलते हैं रीमर तिमान रिएक्शन। रीमर तिमान रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब फिनॉल के, ये फिनॉल है और ये सब जो होता है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं ऑर्थो, नीचे वाला जो दो है उसको बोलते हैं मेटा, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं पैरा। तो आप देख रहे हैं कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब फिनॉल को ऑर्थो ग्रुप पे इंट्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और एक बेसिक मीडियम KOH लेते हैं, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रीमर तिमान रिएक्शन। वही वाला रिएक्शन आपसे पूछा गया है कि फिनॉल में जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH लेंगे तो क्या बनेगा, तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला तो होगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। दूसरा देखिए ये फिनॉल और ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, या तो यहाँ पे होना चाहिए CHO या फिर यहाँ पे होना चाहिए CHO, एक जगह पे है तो करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। तीसरा देखिए ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये नहीं होगा, इसको बोला जाता है हम लोग कोल्बेज रिएक्शन बोलते हैं, और वहाँ पर रिएजेंट अलग होता है, CO2 लिया जाता है वहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा भी आपका नहीं होगा, दोनों OH नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड शो करता है ना। कार्बोनिल ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है, और वैसा अल्डेहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वैसा अल्डेहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कॉन्सनट्रेटेड एल्केली के साथ, मतलब KOH हो गया या NaOH हो गया, ठीक है, एल्केली बेस, उसके साथ रिएक्शन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पर आपको ऐसा अल्डेहाइड ढूंढना है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, तो देखिए ये अल्डेहाइड है, ये अल्डेहाइड ग्रुप, ये जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन से लगा है, इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो अगर आप पहले वाले को देखिएगा तो ये कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन या कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको देखिए हम ऐसे सिंपल लिखकर आपको बता रहे हैं ना, ये जो बीच में आपको अंडा दिख रहा है इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और एक कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं।
इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ पर अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, हमसे पूछ रहा है कौन नहीं शो करेगा, ये नहीं होगा। वैसे ही इसको देखिए, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिजारो शो करेगा। इसको देखिए, ये है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, ये जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को देखना है कि क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। बिल्कुल यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चमकता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर किसी के पास आ गया अल्डिहाइड के पास, तो वो कैनिजारो नहीं शो करेगा, वो अब शो करेगा ऑल्डोल कंडेंसेशन, ऑल्डोल रिएक्शन को शो करेगा, है ना। और वो डाइल्यूट एल्कली के केस में होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, ये कैनिजारो नहीं शो करेगा। वैसे ही चौथा शो कीजिएगा, देखिएगा तो यहाँ पर भी कोई आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी कैनिजारो शो करेगा। हमसे पूछ रहा है नहीं करेगा, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि XCF6 ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जब हम लोग XCF6 को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा, तो XCOF4 भी बनता है, XCO2F2 भी बनता है और HF भी बनता है। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस वहीं आपसे पूछता है, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे XCO3 बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर इन, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, इसमें कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4,2+। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका भी निकालना रहता है उसको X मान लेते हैं, है ना, X+। ये अमोनिया, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। 0 × 4 बराबर, जो भी यहाँ पर चार्ज दिखता है उसको हम लोग बराबर करके लिख देते हैं +2। यहाँ से X कितना आया, +2। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर जो है ये किस अवस्था में है, +2 में। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। जब कोई चार्ज नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आर्गन 4s1 3d10, है ना। एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है, एक क्रोमियम और एक कॉपर 3d सीरीज में 2 एक्सेप्शन है, यहाँ पर 3d10 हो जाता है। कॉपर +2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को +2 चार्ज आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला जा चुका है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले तो इस बाहरी सेल से निकलेगा, जो बड़ा नंबर दिखता है वो बाहरी सेल है। बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब 3d से निकलेगा, तो 3d क्या हो जाएगा, 9। अब डी के पास आपको पता है कि 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा में 9 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो मेनली जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है ये 3d 4s और 4p होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया इसके साथ लगा हुआ है, तो अमोनिया है तो वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन हर जगह जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम नहीं करता है ना। सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3 के साथ ही अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, √n × n+2 होता है। n क्या है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो जोड़ा नहीं बना रहा है, ये देखिए ये जोड़ा बना लिया है ना, सब पेयर बना लिया, लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये जोड़ा नहीं बना रहा है। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। n कितना आया, 1। इस 1 को आप इसमें पुट कीजिएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल जाएगा √3। तो 2 ऑप्शन आप ऐसा ही काट सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो नहीं होगा, पहला और तीसरा, मतलब √3 इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 या 4 में से ही आपको सही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 4 अमोनिया है, इन 4 अमोनिया को इन ऑर्बिटल में पुट करते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये एक स्पेशल केस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होना चाहिए था इसका कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि यहाँ पर आके 4 अमोनिया इसमें पुट कर दीजिए, 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, एक s और p का 3, तो sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन 3d में दिख रहा है, ये शिफ्ट करके चला जाता है 4p वाले में, 4p वाले ऑर्बिटल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप 3d देख रहे हैं ये खाली हो जाता है और 4p का एक डब्बा भर जाता है। अनपेयर्ड सेम रहता है, एक का एक ही रहता है, लेकिन अब जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा
एक डी का होगा, एक एस का होगा और 2 पी का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा डी एस पी का 2, तो डी एस पी 2। और इसका ज्योमेट्री आपसे पूछता है तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, है ना। sp2 रहता है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 रहता है तो टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला। होना चाहिए था चौथा, हो जाता है दूसरा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन। सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबसे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली एग्जाम तक मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।